हेलो स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 1 में हम स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं टेबुलेशन। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सारणियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, सारणियाँ या टेबल्स जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पज़, उद्देश्य के अनुसार तैयार की गई सारणियाँ। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, जनरल पर्पस टेबल। देखो, ऐसी सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। तो ये जो सारणियाँ हैं ये नॉर्मली जो पब्लिश्ड जो आंकड़े होते हैं उनको ही इन सारणियों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी सामान्य सारणियाँ होती हैं जिनका विशेष उद्देश्य नहीं होता। अब आती है विशेष उद्देश्य वाली सारणी, स्पेशल पर्पस टेबल। इन टेबल्स को शॉर्ट टेबल्स या संक्षिप्त टेबल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी के आधार पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो पर्पज़ है वो इस तरह का है कि माध्य निकालना है या परसेंटेज या रेशियो या किसी तरह का कोई कोफिशिएंट निकालना है, तो इन सारणियों को संक्षिप्त रूप में तैयार किया जाता है। अब आता है मौलिकता के आधार पर सारणियाँ। मौलिकता के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती है, मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। मौलिक सारणी यानी कि ओरिजिनल टेबल और व्युत्पन्न सारणी माने डेरिवेटिव टेबल। तो मौलिक सारणी में क्या होता है, इस टेबल को वर्गीकरण सारणी या प्राथमिक सारणी भी कहते हैं। इसे मूल समंकों की सहायता से तैयार किया जाता है। जो डेरिवेटिव टेबल या व्युत्पन्न सारणी होती है, इसमें समंकों को मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि उनके आधार पर निकाले गए परिणाम जैसे योग, परसेंटेज, एवरेज, रेशो आदि के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो मौलिक में मूल आंकड़ों को टेबल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि व्युत्पन्न सारणी में उनको मूल आंकड़ों को प्रस्तुत न करके उनके आधार पर ज्ञात किए गए या उनके आधार पर निकाले गए जो परिणाम हैं उनके आधार पर तैयार किया जाता है। फिर आती है बनावट के आधार पर सारणी, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, बनावट के आधार पर नॉर्मली हम टेबल को दो भागों में विभाजित करते हैं, सरल या एक गुण वाली सारणी और दूसरा जटिल सारणी। सरल या एक गुण वाली सारणी ऐसी सारणी होती है जिसमें केवल एक ही गुण या विशेषता को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ये दिखाना है कि एक कॉलेज में 4 संकाय चलते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और लॉ। उनमें सत्र 2020 में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, चारों फैकल्टी लिख के उनके आगे उस सत्र में प्रवेशित छात्रों का कुल योग लिखेंगे। तो यह कहलाती है सरल या एक गुण वाली सारणी। इसको तैयार करना बहुत आसान होता है, इजी होता है और इसके अध्ययन में भी सुगमता रहती है। दूसरी आती है जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल। देखिए, कॉम्प्लेक्स टेबल को हम फिर 3 भागों में बांटते हैं, द्विगुण सारणी यानी कि डबल फोल्ड टेबल, त्रिगुण सारणी यानी कि ट्रिपल फोल्ड टेबल और बहुगुण सारणी यानी कि मैनीफोल्ड टेबल। देखो, जब एक से अधिक गुणों को प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी सारणी जटिल सारणी कहलाती है। अब द्विगुण सारणी में या डबल फोल्ड टेबल में क्या किया जाता है, दो परस्पर संबंधित विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। ये देखिए आप, ये डबल फोल्ड टेबल का मैंने आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है। हमने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और लॉ 4 फैकल्टी में जो टोटल नंबर हमने सरल टेबल में दिखाया था, उस टोटल को हमने क्या किया, द्विगुण में विभाजित किया। टोटल स्टूडेंट्स को, अगर हम ये सरल सारणी होती तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही टोटल होता, लेकिन अब इसको हम डबल फोल्ड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स में जब किया तो जो टोटल 150 स्टूडेंट्स थे उसमें 120 बॉय और 28 फीमेल करके हमने दिखाया। तो ये कहलाती है डबल फोल्ड टेबल। क्योंकि टोटल जो सरल टेबल हमने बनाई उससे विद्यार्थियों की संख्या तो पता चल गई, लेकिन ये पता नहीं चलता कि इसमें कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। तो ये डबल फोल्ड टेबल हुई। अब हम लेते हैं ट्रिपल फोल्ड टेबल। ट्रिपल फोल्ड टेबल में आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिगुण वाली
सारणी में समंकों को 3 परस्पर संबंधित विशेषताओं के साथ हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखो आप इधर, अभी हमने सिर्फ क्या किया, जो पहले सरल थी उसको डबल फोल्ड किया, हमने मेल और फीमेल लिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रिपल फोल्ड कर रहे हैं। कितने अर्बन एरिया से हैं, कितने रूरल एरिया से हैं और फिर कितने टोटल मेल हैं। वही टेबल है, 122 जो मेल थे उसमें से 100 अर्बन एरिया से हैं, 22 रूरल एरिया से हैं, टोटल कितने हुए 120। तो ये हमारी हो गई ट्रिपल फोल्ड टेबल। आपको समझ में आ रही है। अब हम लेते हैं इसको ट्रिपल फोल्ड टेबल के बाद देखिए हमारा अगला प्रकार जो आता है वो आता है बहुगुण सारणी, यानी कि 2 फोल्ड 3 फोल्ड से भी ज़्यादा जब हम उसमें विशेषताएं दिखा रहे हैं तो वह बहुगुणी या मैनी फोल्ड टेबल कहलाती है। तो जब समंकों के 4 या अधिक परस्पर संबंधित गुणों को एक साथ एक टेबल में हम प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसे बहुगुण सारणी के नाम से जानते हैं। आप इस टेबल में देखिए हमने क्या किया, अब पहले सिर्फ हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया था, ये देख रहे हैं, वो बनी हमारी सिंपल टेबल। फिर हमने मेल फीमेल लिया, ये बनी हमारी डबल फोल्ड। फिर हमने लिया अर्बन रूरल और टोटल, ये बनी हमारी ट्रिपल फोल्ड। अब ये मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड में हमने क्या क्या ले लिया, अर्बन को भी हमने 3 भागों में बांटा, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ हमारी पहले सिंपल टेबल थी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हमने 2 फोल्ड करी मेल फीमेल, फिर हमने उसको भी और हमने उसको किया ट्रिपल फोल्ड किया, अर्बन रूरल फिर टोटल किया। अब हमने मैनी फोल्ड कर दिया, यानी कि अब हम अर्बन में भी ये ले रहे हैं कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, फिर उनका टोटल क्या है, रूरल में भी कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, फिर उसका भी टोटल। तो दिस इज कॉल्ड मैनी फोल्ड टेबल। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंपल टेबल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टेबल में डबल फोल्ड टेबल, ट्रिपल फोल्ड टेबल और मैनी फोल्ड टेबल क्या होती है। इसी के साथ देखिए जब हम टेबल बना रहे हैं तो हमें कैसी टेबल बनानी है इसका डिसीजन हमको उसी समय लेना होता है जिस तरह के समंक हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे समंकों की प्रकृति है, जिस तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा हमने किया है, उस आधार पर ये सिंपल टेबल होगी, डबल फोल्ड होगी, ट्रिपल फोल्ड होगी या मैनी फोल्ड होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन आंकड़ों का यही टेबल बनेगी, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने होंगे उनको देखते हुए ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरह की टेबल हमें तैयार करनी है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स यांत्रिक टेबल, मैकेनिकल टेबुलेशन। देखो जब अनुसंधान का या रिसर्च का क्षेत्र छोटा होता है और सांख्यिकीय सामग्री कम होती है तब तो हम टेबल बाय हैंड तैयार कर लेते हैं, मैनुअली हम तैयार कर लेते हैं। परंतु जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, वह सांख्यिकीय सामग्री अधिक होती है, तो हम मैन उसको नहीं कर सकते, उसको हाथ से तैयार नहीं कर सकते, और ऐसे में समय, धन और परिश्रम तीनों की बचत होती है यदि हम मशीन की सहायता से टेबल तैयार करते हैं। तो जब हम मैकेनिकल टेबुलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। हम मैनीफोल्ड टेबल तैयार करते समय सबसे पहले संकेत संख्याओं में बदलते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं, यानी कि प्रश्नावली की सूचनाओं को सर्वप्रथम संकेत संख्याओं में बदल देते हैं। इसके लिए सभी सम्मिलित उत्तरों के लिए संकेत संख्या निश्चित कर ली जाती है, जैसे उत्तीर्ण को 2 नंबर, अनुत्तीर्ण को 3 नंबर व पूरक परीक्षा को 4 नंबर, है ना। तो इस तरीके से नंबर देके कोडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, फिर टेबल तैयार करते हैं। दूसरा जो क्रिया हमें करनी पड़ती है वो है संकेत संख्याओं को कार्डों पर लिखना, ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं। इन संकेत संख्याओं को जो हमने लिखा, जैसे 2, 3, 4, इनको हम लिखते भी हैं। तो इन संकेतों का प्रयोग जो है वो सारणियन पर हम करते हैं, और हम इसके लिए कार्ड पर, प्रत्येक कार्ड पर 0 से 9 तक के अंक लिख देते हैं, और की पंच की सहायता से इन कार्डों पर संकेत संख्याओं को छेद करके हम दर्ज कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है, जांच की जाती है। जब संकेतों को कार्ड पर उतार लिया जाता है तो उसके बाद जांच करने वाले पंच की सहायता से देखा जाता है कि कार्डों में आवश्यकता अनुसार पंच ठीक से किए गए हैं अथवा नहीं। फिर हम कार्डों को छँटनी करते हैं, उनको छाँटते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, और उसके लिए विभिन्न गुणों के अनुसार बिजली को के छाँटने वाले यंत्रों द्वारा उनको अलग कर लिया जाता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं।
तो ये जो मैकेनिकल टेबुलेशन है, यदि सांख्यिकीय आंकड़े बहुत अधिक हैं तो वहाँ हमें यांत्रिक सारणियन या मैकेनिकल टेबुलेशन की सहायता लेनी पड़ती है। इसके कई लाभ हैं। इससे समय, श्रम व धन की बचत होती है और इस रीति से प्राप्त निष्कर्ष पर ज़्यादा अच्छे से विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि त्रुटियाँ और अशुद्धियाँ होने की संभावना कम होती है। सारणियन का कार्य व्यवस्थित ढंग से होता है, साथ ही साथ परिणाम शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें हम दोष भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा इसकी क्या है, ये बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि इस रीति के लिए अनेक मशीनों को खरीदना आवश्यक होता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा दोष है। परंतु इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं कि भारत में जनगणना, जीवन बीमा, विश्वविद्यालय, रक्षा विभाग आदि में मैकेनिकल टेबुलेशन को ही काम में लिया जाता है। बस इसका एक ही दोष है कि यह थोड़ी खर्चीली ज़्यादा है। तो लेकिन जहाँ इसकी उपयोगिता है वहाँ फिर इसके इस एक दोष को नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स कि टेबुलेशन क्या होता है और कितने तरीके से, कितने मेथड से हम टेबुलेशन कर सकते हैं, कितने प्रकार की टेबल हम तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।